हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमृत ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर आज हम टॉप 50 में एमसीक्यूज के साथ उपस्थित हैं। और आइए देखते हैं आज की श्रृंखला में एमसीक्यूज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। आइए स्क्रीन पर देखते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए पॉइंट चार्ज इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए पॉइंट चार्ज इज, यानी कि एक बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कैसा होता है। यानी कि आप समझ गए होंगे, एक बिंदु आवेश द्वारा अगर उत्पन्न क्षेत्र हो रहा है तो वो त्रिज्याकार का होगा। यानी कि कह सकते हैं कि एक बिंदु आवेश द्वारा, समझ लीजिए एक बिंदु है और यहां पर एक आवेश द्वारा उत्पन्न, यानी कि आवेश से क्या होगा, उत्पन्न क्या होगा बेटे, चार्ज उत्पन्न हो रहा है। यानी क्या उत्पन्न चार्ज हो रहा है, चार्ज। यानी कि विद्युत क्षेत्र कैसा होना चाहिए, तो त्रिज्यीय आकार का होना चाहिए। तो बेटा इसका आंसर किस तरीके का होगा, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं क्या ऑप्शन सही है। रेडियल होगा, सर्कुलर होगा, यूनिफॉर्म होगा, नन ऑफ द एबव होगा बेटा। तो इसका रेडियल, यानी कि आप समझ गए होंगे रेडियल की बात हो रही है त्रिज्या के आकार का। तो त्रिज्यीय होता है बेटा, इंग्लिश में त्रिज्यीय कहते हैं रेडियल को। ठीक है बेटे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज, एक तरंग की आवृत्ति क्या होती है। यहां पर वेव की बात हो रही है, यानी कि फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, तरंग की बात हो रही है। तो एक तरंग की आवृत्ति क्या होगी, किस तरीके से होगी। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं क्या होना चाहिए इसका आंसर। The number of complete cycles of the wave per unit time, यानी कि प्रति समय होगा, यानी साइकिल एक चक्कर में, यानी कि एक तरंग दैर्घ्य है। यानी कि तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या है, आवृत्ति, यानी कि फ्रीक्वेंसी। आपने पढ़ा था n = 1/t होता है, ये फार्मूला होता है, यानी पर यूनिट टाइम। तो आप समझ गए होंगे पर यूनिट का मतलब, यानी कि पर यूनिट ये हो गया। और साइकिल्स का मतलब एक चक्र, चक्र यानी कि एक सर्किल में कितने चक्रों की संख्या है। और प्रति टाइम, प्रति टाइम का मतलब एक सेकंड में। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव वेव। डिस्टेंस की तो बेटा यहाँ पे कोई बात ही नहीं हो रही है। तो द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, नहीं, पर यूनिट टाइम। एम्पलीट्यूड, आई एम रॉन्ग आंसर। इसका राइट ऑप्शन इज ए, द नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स ऑफ द वेव पर यूनिट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्क डन इज मूविंग, the work done in moving a change of a coulomb through a potential difference of 1 volt। यानी कि यहां पर बेटा आप समझ गए होंगे कि किसकी बात हो रही है। तो यानी कि एक कूलाम वैल्यू दे रखी है यहाँ पे आवेश की। आवेश क्या दे रखा है आप देख लीजिए, यानी कि इस तरीके से क्या है कि जो हमारा एक कूलाम आवेश है, आवेश यानी कि क्यू बराबर कितना है, एक, वैल्यू दे रखी है एक, और 1 वोल्ट बी इक्वल टू कितना है, 1। ठीक है बेटा, तो यहां पर किया गया कार्य आप जानते हैं W बराबर क्या होता है, B/Q होता है। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, W = B/Q। तो आप देख रहे हैं Q यानी कि 1, यहां पे मान लगा दीजिए, और 1 वोल्ट B का मान 1 लगा दीजिए, तो W का मान कितना आ जाएगा, यानी कि 1। कार्य का मात्रक क्या होता है बेटा, जूल होता है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, 1 जूल, 1 वाट, 1 एम्पियर, 1 टेस्ला। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 जूल के बराबर होगा। कार्य का मात्रक क्या होता है बेटा, जूल होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 जूल के बराबर होगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स, यानी कि यहां पर एक लेंस की शक्ति, लेंस की शक्ति से मतलब आप समझते हैं किसकी बात हो रही होगी, एक लेंस
बिल्कुल एक लेंस की शक्ति को, एक लेंस की शक्ति को इसके किसके प्रति विपरीत के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि आप समझ गए होंगे, एक लेंस की शक्ति की बात हो रही है तो यहां पर क्या होना चाहिए, जो लेंस की शक्ति का फार्मूला बेटा होता है वो P = 1/f होता है। ये आपने फार्मूला एक पढ़ा है। लेंस की शक्ति का फार्मूला क्या होता है, P = 1/f। तो यहां पर क्या है, ये इसके विपरीत है, उल्टा है ना, विपरीत का मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल, विपरीत। तो देख लेते हैं, अब आप समझ गए होंगे। फोकल लेंथ, यानी कि फोकल लेंथ का मतलब आप समझते हैं फोकस दूरी। जो यहां पर जो एफ दे रखा है इसको हम फोकस दूरी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से। तो यहां पर जो फोकस दूरी यानी फोकल लंबाई या फोकल लेंथ, तो इसका राइट आंसर बेटा यहाँ पे हमारा मिल जाएगा फोकल लेंथ इज राइट आंसर, बिल्कुल सही है। तो रेडियस ऑफ अ कर्वेचर, तो रेडियस यानी आर तो यहाँ पे है ही नहीं, ये तो उल्टा ही है। एपरेचर रॉन्ग आंसर, तो इसका राइट आंसर नन ऑफ द अबव, ये भी रॉन्ग है बेटा। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, फोकल लेंथ इज अ राइट आंसर। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइए देखते हैं नेक्स्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीज विद, एक चालक का प्रतिरोध किसके साथ बढ़ता है। एक चालक का प्रतिरोध है आर है, तो किसके साथ बढ़ेगा, आर इक्वल टू, आपने एक फार्मूला पढ़ा था रो L/A। तो इसको आप देख लीजिए, यानी कि किसमें होना चाहिए, लंबाई होनी चाहिए और एरिया यानी कि एरिया यानी कि क्षेत्रफल। ठीक है बेटे, तो यहां पर क्या होना चाहिए, एक चालक का प्रतिरोध किसके साथ बढ़ेगा, तो आप देख लेते हैं इंक्रीज इन ए टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, डिक्रीज इन टेम्परेचर, और डिक्रीज इन टेम्परेचर के साथ क्या होता है बेटा, घटता है। इंक्रीज इन लेंथ, लेंथ के साथ बढ़ता है, बोथ ए एंड सी। तो आप यहां पर ऑप्शन से आप देख लीजिए, यहां पर एक चालक का प्रतिरोध है हमेशा बढ़ेगा, किसके साथ बढ़ेगा, टेम्परेचर के साथ, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। और बढ़ने जब यहाँ पे इंक्रीज की बात हो रही तो बेटा इंक्रीज को आप ऑप्शन से पकड़िए तो हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इंक्रीज वर्ड कहाँ है, इसमें है और इंक्रीज इसमें है। तो इसके ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों ही हमारे आंसर सही हो रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, डी, यानी कि बोथ ए एंड सी इज अ राइट आंसर बेटा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर डी है, बोथ ए एंड सी। यानी कि अगर किसी चालक का प्रतिरोध है तो वो टेम्परेचर के साथ और या तापमान के साथ और उसकी लंबाई के साथ हमेशा बढ़ता है। ठीक है बेटे, एक चालक का प्रतिरोध कब बढ़ेगा, टेम्परेचर और लंबाई के साथ बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, ए एंड सी। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फार्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का फार्मूला आप जानते हैं हाफ mv² होता है, के ई इक्वल टू क्या होता है बेटे, हाफ mv²। ये क्या है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला है। तो आप समझ सकते हैं किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, हाफ mv² के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका देख लेते हैं, के ई इक्वल टू हाफ mv², के ई इक्वल टू mv², के ई इक्वल टू mgh, के ई इक्वल टू हाफ mgh। तो इसके रॉन्ग आंसर, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, के ई इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, के फॉर काइनेटिक, ई फॉर एनर्जी, के ई इक्वल टू हाफ mv²। m यहाँ पे मास होता है और b यहाँ पे वेलोसिटी यानी कि वेग होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, द यूनिट एस, द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज, बिल्कुल
फोर्स की बात हो रही है। फोर्स क्या होता है? एक प्रकार का धक्का या खिंचाव होता है जिसे हम पुल एंड पुश्ड इज कॉल्ड फोर्स। ओके, यानी कि यहां पर बल की ऐसा इकाई की बात हो रही है, तो बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है आइए देख लेते हैं। न्यूटन होता है, जूल होता है, वॉट होता है, टेस्ला होता है। टेस्ला चुंबकीय फ्लक्स होता है बेटा, है ना। वॉट पावर होती है, शक्ति होती है। जूल कार्य होता है, तो बचा क्या? न्यूटन। ये राइट आंसर, ठीक है बेटे। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट, the electric potential at a point is defined as किसी बिंदु पर विद्युत विभव। यहां पर जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है विद्युत विभव। विद्युत विभव संभाव्य भी कहते हैं, विभव भी कहते हैं बेटा, को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? विद्युत विभव क्या होता है आप समझ गए होंगे। अभी हमने आपको एक फार्मूला लिखा था, W इजिकल टू बी अपॉन क्यू। इसकी वैल्यू आप कर लीजिए तो B बराबर डब्ल्यू क्यू हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई से इसके पास भेज दिया तो B इजिकल टू W इंटू क्यू। तो यहां पर कार्य और आवेश के बीच की बात होनी चाहिए, तो हमारा क्या होगा? विद्युत विभव कहलाएगा। आइए देख लेते हैं इसमें। द वर्क डन, वर्क डन इन मूविंग, यानी कि W हो गया, इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। चार्ज यानी कि आवेश Q हो गया, तो यानी कि यहां पर W और Q हमें मिल रहा है बेटा, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई, यानी कि यहाँ पे F मिल रहा है बेटा और यहाँ क्या मिल रहा है? Q मिल रहा है, F Q। तो आप समझ गए होंगे ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो गया, है ना। यानी कि हमें B बराबर क्या निकालना चाहिए? W Q होना चाहिए, तभी हमारा क्या मिलेगा? विद्युत विभव मिलेगा। ठीक है बेटे, आइए देखते हैं नेक्स्ट। टोटल चार्ज, W तो गायब हो गया, कार्य रॉन्ग आंसर, नन ऑफ द अबव, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द दैट पॉइंट। यहां पे क्या मिल रहा है बेटा? वर्क डन W मिल गया और चार्ज यानी कि Q मिल गया। तो आप समझ सकते हैं ये आप फार्मूला किसके बराबर हो गया? पोटेंशियल, है ना बेटे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव बी। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, विद्युत धारा की इकाई क्या है? ओम। कूलाम का मात्रक होता है ना। और वॉट क्या हो गया? शक्ति। वोल्ट विभव हो गया, तो बचा क्या? एम्पियर। एम्पियर इज राइट आंसर। ओम प्रतिरोध होता है बेटा। ओम क्या होता है? प्रतिरोध। ठीक है बेटे, राइट आंसर एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ, किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसके अनुपात द्वारा दिया जाता है? किसी माध्यम का अगर अनुपात है तो आप समझ गए होंगे, यानी कि किस किस में होगा? माध्यम का अपवर्तनांक n इजिकल टू, है ना। आइए देख लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की चाल, इन वैक्यूम निर्वात में, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, यानी कि जो प्रकाश की चाल है वो माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होती है। तो इसका मतलब यही है, जो निर्वात की चाल और प्रकाश की चाल दोनों का रेशियो अगर आप निकालेंगे तो वो अपवर्तनांक के बराबर होगा। कैसे? n इजिकल टू सी अपॉन बी, ये आपने फार्मूला पढ़ा है। n इजिकल टू क्या होता है? सी अपॉन बी होता है। तो n क्या हो गया? हमारा अपवर्तनांक है, c हमारी प्रकाश की चाल है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम यानी कि वैक्यूम यानी निर्वात में प्रकाश की चाल, ये हमारा b होता है। तो इसका जो रेशियो है आप देख रहे हैं c और b का, यही हमारा क्या है? अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर बेटा हमें यही मिलता है, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइए देखते हैं, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस
फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड। एक पदार्थ की 1 किलोग्राम मात्रा के द्रव से गैस में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 1 किलोग्राम पदार्थ की मात्रा है और द्रव से गैस में परिवर्तित हो रहा है। तो द्रव से गैस में जब कोई परिवर्तित होता है तो उसमें क्या होता है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी गुप्त ऊष्मा होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है ना। गुप्त ऊष्मा, बाष्पीकरण, गुप्त ऊष्मा का बाष्पीकरण होगा। ठीक है बेटे, क्योंकि बाष्प बनके क्या हो रहा, द्रव है, लिक्विड है, वो किस में चेंज हो गया, वेपर में, बाष्प में। तो यहां पर वेपर से मतलब आप समझ गए होंगे वेपोराइजेशन। तो इसका राइट आंसर बेटा यहीं से बिल्कुल, क्योंकि ये क्या है, द्रव से गैस में परिवर्तित हो रहा है, लिक्विड चेंज टू वेपर, है ना। तो आप समझ गए होंगे इसका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है बेटे, आइए नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर 12 क्या कहता है। आइए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि दो वस्तुओं के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। गुरुत्वाकर्षण बल की बात हो रही है, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, दो द्रव्यमानों का गुणनफल उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बीच की दूरी की यहां बात हो रही है, तो हमें क्या मिलना चाहिए, तो आइए देख लेते हैं उनके बीच की दूरी। आइए ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए वो देख लेते हैं, F इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा बेटा फार्मूला होता है। तो इसमें हमें क्या करना है, गुरुत्वाकर्षण बल को हम F, ठीक है, तो इसके व्युत्क्रमानुपाती क्या है आर स्क्वायर, रेडियस ये हमारा क्या है, मास डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस, है ना। यानी कि दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी को r से प्रदर्शित हो रहा है। तो आप देख लेते हैं ऑप्शन नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। आप देख रहे हैं ये तो हो ही नहीं सकता, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर से मतलब आप समझ ही गए होंगे, बिल्कुल हमारा ये राइट आंसर यही मिलना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण बल F। ठीक है बेटा, तो इसका राइट ऑप्शन बी, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यही हमारा राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज, एक तरंग की आवृत्ति क्या होती है। आवृत्ति की बात हो गई है, वेवलेंथ, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज, एक तरंग की आवृत्ति क्या होती है, द नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स ऑफ द वेव पासिंग ए पॉइंट पर यूनिट टाइम। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, द टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन साइकिल, द स्पीड ऑफ द वेव, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है बेटा, द वेवलेंथ ऑफ द वेव, ये नहीं, वेवलेंथ ऑफ द वेव, तो ये तो कहां से बात हो गई। ऑप्शन नंबर आप देख ले सकते हैं इसमें और इसमें। अब आइए बात हो रही है तरंग की आवृत्ति। ठीक है, तो तरंग की आवृत्ति आपने पढ़ा है, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, एक n इजिकल टू 1/t, है ना बेटा। यहां पे पर यूनिट टाइम साइकिल, यानी कि नंबर n इजिकल टू क्या था, फ्रीक्वेंसी, यानी कि तरंग की बात हो रही है, और 1/t पर यूनिट टाइम। तो आप यहां से देख सकते हैं जो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर बैठ रहा है बेटा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए, द नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स ऑफ द पासिंग ए पॉइंट पर यूनिट टाइम। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय, धारा और पोटेंशियल यानी कि विभव के बीच संबंध किससे दिया जाता है। आप समझ गए होंगे, यहां पर करंट का मतलब I और B,
इसके बीच संबंध की बात हो रही है, आई और बी, है ना। तो बी और आई किसमें होता है, आपने ओम का नियम पढ़ा है, बी बराबर आई आर होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है, बी बराबर आई आर होता है, ये हमारा क्या है, ओम का नियम कहलाता है। ये आपने पढ़ा भी है, बी बराबर आई आर ओम का नियम कहलाता है। तो इसमें क्या होगा, ओम्स लॉ, बिल्कुल यही बेटा आंसर हो जाता है। न्यूटन्स लॉ, न्यूटन का नियम रॉन्ग, कूलॉम्स लॉ रॉन्ग, फैराडेस लॉ रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, ओम का नियम जो धारा और विभव के संबंध को प्रदर्शित करता है। ये आप देख रहे हैं, बी इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है बेटे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी स्टेट्स दैट, यहां पर यांत्रिक तरंगों की बात हो रही है बेटा, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का सम आप कर दीजिए तो मैकेनिकल एनर्जी आती है ना। मैकेनिकल एनर्जी क्या था, मैकेनिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का जो आप अगर सम करते हैं तो हमारा निकल के आता है। तो आइए देख लेते हैं, आइए। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी of an isolated system remains constant if only conservative force act on it. The total mechanical energy of a system is always zero. ये तो बेटा हो ही नहीं सकता, जब यांत्रिक की बात आ रही है तो यहाँ पर सिस्टम ऑलवेज जीरो कैसे होगा, ये तो बिल्कुल ही गलत है। द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, यानी बढ़ना। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, निकाय के साथ हमेशा बढ़ती रहती है, ऐसा नहीं है बेटा। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ लॉस्ट, खो जाती है, नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है बेटा वो ए, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, शक्ति की एसआई इकाई क्या है, आप समझ गए होंगे एसआई इकाई की बात हो रही है। तो शक्ति पावर, वाट शक्ति हो गई, न्यूटन बल हो गया, जूल ऊर्जा हो गई, वोल्ट विभव हो गया। तो राइट आंसर इज वॉट। पावर शक्ति की इकाई, शक्ति का मात्रक वॉट होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन इन मूविंग चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक विद्युत क्षेत्र में आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य क्या होता है। यहां पर बेटा एक विद्युत क्षेत्र है और यहां पर मूविंग चार्ज की बात हो रही है। मूविंग चार्ज यानी कि आवेश, है ना। तो आवेश है, तो वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब विद्युत क्षेत्र है, ये पॉइंट दे रखा है और इसके चारों ओर क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है, विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है। जब विद्युत क्षेत्र है तो आवेश क्या होगा, जो वर्क डन वो किसके बराबर होगा, तो आप समझ गए होंगे, इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि यहीं पर जो हमारा सिस्टम है वो यहीं पे तो रखा हुआ है और इसी के चारों ओर वो गति कर रहा है। तो क्या हो गया, स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा चेंज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जीरो नो, इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड, इस पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। नहीं बेटा, इसका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही है, जो कि इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। ठीक है बेटे, इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी चेंज। जो स्थितिज ऊर्जा है वो बदलती है, उसके विद्युत क्षेत्र के बराबर होती। नेक्स्ट, पृथ्वी की द फार्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पोटेंशियल एनर्जी आप समझ गए होंगे, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा की बात हो रही है और स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, mgh होता है।
आइए मैच कर लेते हैं, ऑप्शन क्या होना चाहिए इसका। पृथ्वी की सतह के पास किसी वस्तु की गुरुत्वाकर्षण संवेग ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो Pe इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी mgh। बिल्कुल राइट आंसर यही मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, Pe इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ये तो बेटा आप समझ गए होंगे के के बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है। Pe इज इक्वल टू mv, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। Pe इज इक्वल टू fv, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या बचा? Pe इज इक्वल टू mgh, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। m इज इक्वल टू क्या होता है? मास ऑफ द सिस्टम, g ग्रेविटी गुरुत्वीय त्वरण, h हमारी हाइट होती है, ऊंचाई। ठीक है बेटे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The force that opposes the relative motion between two surfaces in contact is called। दो सतहों के बीच आपसी गति को रोकने वाला बल क्या होता है? हमें चलने के लिए घर्षण बल की आवश्यकता होती है। हमारे पैर और हमारे सड़क के स्थान के बीच का जो सतह है वो क्या है? कौन से बल के कारण होता है? फ्रिक्शन फोर्स के कारण होता है, घर्षण बल के कारण होता है, जो कि क्या है? हमें गति को रोकने का प्रयास करता है। बरसात के दिनों में आपने देखा होगा कि जब हम गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं या हम पैदल चलते हैं तो हम जल्दी फिसल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। चिकनी सतह पर फ्रिक्शनल फोर्स होता ही नहीं है ना। तो आप समझ गए होंगे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या करता है? दो सतहों के बीच आपसी गति को रोकने का प्रयास करता है, जिसे हम घर्षण बल कहते हैं या फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो आइए ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। फ्रिक्शन, यहीं से बिल्कुल बेटा राइट आंसर हमें यही प्राप्त हो गया, मिल गया। तो यही हमारा राइट आंसर। टेंशन यानी कि तनाव, तनाव बेटा कहां से आ जाएगा? दो सतहों के बीच। गुरुत्वाकर्षण बल, ये तो बेटा हो ही नहीं सकता, ये दिखाई नहीं देता, तो कहां से आ जाएगा? नॉर्मल फोर्स, सामान्य बल। नहीं, इसका ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक सरल लोलक की आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द पेंडुलम, बिल्कुल ऑप्शन सही है। एक्सेलरेशन इन ड्यू टू ग्रेविटी, बिल्कुल। बोथ ए एंड बी। मास ऑफ द बॉब, ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा बेटा? ए एंड बी इज राइट आंसर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है बेटे। इसका आंसर नंबर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। इसका आंसर क्या होना चाहिए? बोथ ए एंड बी इज राइट आंसर। ठीक है बेटे, आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए नेक्स्ट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, यानी कि आप यहां से समझ गए होंगे कि विस्थापन के परिवर्तन, किसकी बात हो रही है? विस्थापन के परिवर्तन, यानी कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विस्थापन के परिवर्तन की दर को बेटा वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग। तो ऑप्शन नंबर फोर्स कहते हैं, बल नहीं, स्पीड चाल, एक्सेलरेशन त्वरण नहीं, वेलोसिटी इज अ राइट आंसर। ठीक है बेटे, आइए नेक्स्ट देखते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। अभी एक फार्मूला मैंने लिखा था, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। चालक का प्रतिरोध है, आप समझ गए होंगे, लंबाई पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्षेत्रफल पर। लंबाई और क्षेत्रफल की अगर बात आती है तो हमारा चालक का प्रतिरोध उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है बेटे, आइए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लंबाई पर, चालक की लंबाई, बिल्कुल सही। क्रॉस सेक्शनल एरिया इज राइट आंसर, बिल्कुल। मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, यानी कि पदार्थ की चालकता पर, बिल्कुल सही। इसका ऑप्शन नंबर डी
इज ए राइट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। इसका बेटा जो चालक का जो प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, पदार्थ की चालकता, तीनों पर ही निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? ये आप पढ़ चुके हैं। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज, विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हमेशा सर्कुलर होता है, वृत्ताकार, रेडियल त्रिज्याकार, यूनिफॉर्म, नन ऑफ द एबव। बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर सर्किल इज राइट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन इज द लॉ दैट द गवर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस इज नोन एज। समझ गए होंगे बेटा, यहाँ किस किस की बात हो रही है? वह नियम जो वोल्टेज यानी कि बी, धारा आई और प्रतिरोध आर, इन तीनों के बीच जो संबंध होता है वो बी बराबर आई आर होता है। इसे हम क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। क्या का नियम कहते हैं बेटा? ओम का नियम। क्या का नियम? ओम का नियम, ओम्स लॉ कहते हैं। इसका राइट आंसर हमारा ए ही सही है। किरचॉफ का नियम, फैराडे का नियम, एम्पियर्स लॉ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ओम का नियम। ठीक है, ओम्स लॉ। नेक्स्ट, द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ अ वेव इज कॉल्ड। एक तरंग के एक पूर्ण चक्र को पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? पीरियड। एक पूर्ण चक्र को पूरा करने में लिया गया समय, यानी एक पूर्ण चक्र है, n बराबर 1/t था, तो यहाँ पे समय पूछ रहा है, तो समय t हो गया, तो t इज इक्वल टू 1/n नंबर ऑफ साइकिल्स। ठीक है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल्स। तो इसका पीरियड, आवर्तकाल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है बेटे, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज। विद्युत स्थैतिक संतुलन में किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो जीरो होता है, कांस्टेंट नियतांक होता है, नॉन जीरो होता है, जीरो नहीं होता है, वेरियस विद द डिस्टेंस। राइट आंसर है जीरो। ठीक है, अगर हम किसी भी चालक को संतुलन की अवस्था में करते हैं तो उसको बेटा जीरो पॉइंट पे लाना पड़ेगा। इसका आंसर नंबर बिल्कुल जीरो, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती है? किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसके उसकी गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का परिवर्तन तो आप समझ गए होंगे। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल सही ऑप्शन है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नो। टोटल एनर्जी, नहीं। इसका राइट आंसर बेटा क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं। द फार्मूला फॉर द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द सम ऑफ। मैकेनिकल एनर्जी की बात हो रही है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? हमने आपको बताया है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो सम होता है, यानी कि जोड़ होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज अ बिल्कुल राइट आंसर। पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। ग्रेविटेशनल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, रॉन्ग। इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी, नो। थर्मल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल बेटा राइट आंसर है। कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट ऑप्शन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज अप्रोक्सीमेटली, यानी कि पानी का जो अपवर्तनांक होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो 1.33 के इज इक्वल टू होता है, बराबर होता है एन इज इक्वल टू वाटर का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1.33। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। द इलेक्ट्रिक फील्ड
अराउंड ए पॉजिटिव चार्ज इज, यानी कि एक सकारात्मक आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र कैसा होना चाहिए, यानी कि त्रिज्या के आकार का होना चाहिए, यानी त्रिज्या के बाहर होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, तो वो उसका विद्युत क्षेत्र कैसा होना चाहिए, आवेश के चारों ओर, वो त्रिज्या के बाहर होगा, सकारात्मक पॉजिटिव। यानी कि ये मान लीजिए कोई भी विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसे हमें पॉजिटिव चार्ज लेना है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, यहां पर तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं, माइनस चार्ज होगा, तो इसके बाहर की तरफ क्या होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आउटवर्ड होना चाहिए, यानी रेडियल, यानी त्रिज्या के बाहर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, नॉन रेडियल नहीं, सर्कुलर वृत्ताकार, रेडियल इनवर्ड, यानी कि अंदर की तरफ नहीं, आउटवर्ड होना चाहिए, रेडियल आउटवर्ड इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, the potential energy of an object is zero at, किसी वस्तु की संवेग ऊर्जा शून्य कब होती है, किसी वस्तु की संवेग ऊर्जा शून्य कब होगी बेटा, क्या होगी, आइए देख लेते हैं। एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी का केंद्र आपको कैसे पता कि पृथ्वी का केंद्र है ना, आइए बढ़ते हैं। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन, यानी गति का सबसे ऊंचा पॉइंट क्या है, ऊंची बिंदु क्या है, एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन एट इंफिनिटी, अनंत पर। बिल्कुल बात सही है, किसी वस्तु का जो संवेग होता है वो शून्य कब होगा, वो अनंत पर होगा। कहां पर होगा, अनंत पर होगा, एट इंफिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर डिसिपेटेड इन अ रेजिस्टर इज गिवन बाय, एक प्रतिरोधक में अपव्ययित शक्ति किससे दी जाती है, यानी कि यहां पर एक प्रतिरोधक में शक्ति की बात हो रही है, P बराबर P इजिकल टू आई स्क्वायर आर, ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, P इजिकल टू बी स्क्वायर आर, ये भी बिल्कुल सही है, P बराबर बी आई होता है, ये भी सही है, तीनों फॉर्मूले बेटा बिल्कुल सही है, तो ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the force that acts on a object moving in a circle path, ऑब्जेक्ट मूविंग सर्किल पाथ की बात हो रही है, यानी कि उस बल को क्या कहते हैं जो एक वृत्ताकार पथ में गति करने वाली वस्तु पर कार्य करता है, यानी कि ये मूविंग पॉइंट है, सर्किल दे रखा है और गति कर रहा है, तो इस पे जो बल लग रहा होगा वो अभिकेंद्र बल कहलाता है, जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल को क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जानते हैं। फ्रैक्शनल फोर्स, ये तो घर्षण है, दो सतहों के बीच लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ये हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है। नॉर्मल फोर्स सामान्य बल, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, सेंट्रीपिटल फोर्स इज कॉल्ड अभिकेंद्र बल, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following has the highest energy, निम्नलिखित में से किसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक घातक किरणें क्या होती हैं, हमारी जो एक्सरेज होती हैं, सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी होगी, एक्सरेज होगी। क्यों, क्योंकि एक्सरे का निर्माण हम कहाँ करते हैं, किसी मरीज का अगर आपको एक्सरे करना है, एक्सरे से आप समझ गए होंगे, एक्सरेज यानी कि सबसे अधिक ऊर्जा। देख लेते हैं रेडियो वेव्स, ये रेडियो तरंगे होती हैं, जो आप समझते होंगे कि रेडियो तरंगे क्या हैं, जो हमारे चैनल्स वगैरह होते हैं, रेडियो एफएम है, रेडियो मंत्रा है, रेडियो रामपुर है, का रेडियो कानपुर बोलता है, ये स्टेशन होती है, इनकी तरंग दैर्घ्य होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी सबकी अलग अलग होती है ना। माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगे तो बेटा दिखाई नहीं देंगी। एक्सरेज यानी कि यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि ऊर्जा की बात हो रही, सबसे अधिक ऊर्जा किसकी होती है, एक्सरेज होती है। जो हमारी हड्डियां होती हैं, इनका जो फ्रैक्चर अगर हो जाता है हड्डियों में, तो उनका पता लगाने के लिए हमें एक्सरेज की जरूरत पड़ती है, जिनको हम इमेज प्राप्त कर लेते हैं, छवि प्राप्त कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमिनन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज एग्जाम्पल वाई, प्रकाश के विवर्तन की घटना को किसके द्वारा समझाया जाता है, प्रकाश की घटना का जो विवर्तन दिया था बेटा हाइगेंस ने दिया था।
हाइगेंस की तरंगिकाओं का सिद्धांत, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ लाइट इन डिफ्रैक्शन इज हाइगेंस प्रिंसिपल। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। हाइगेंस प्रिंसिपल, स्नेल का नियम, न्यूटन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अपवर्तन का नियम, विवर्तन की घटना, टूट जाना, प्रकाश का बिखरना, है ना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हाइगेंस प्रिंसिपल, हाइगेंस का सिद्धांत, हाइगेंस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नोन एज, जो ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम कहलाता है बेटा, वो ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला नियम है वो क्या है, क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, उसके लिए एक रूप से दूसरे रूप में आप चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आप देख लेते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ एंट्रोपी, लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज, लॉ ऑफ मोशन। इसका राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, विद्युत आवेश की इकाई क्या है, विद्युत आवेश कूलाम, क्यू, क्यू की बात हो रही है, कूलाम विद्युत आवेश क्या होता है, क्यू होता है। क्यू का मात्रक कूलाम यानी कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो ऑप्शन आप देख रहे हैं, यही हमारा राइट आंसर है। एम्पियर धारा हो गई, वोल्ट विभव हो गया, वॉट हमारा शक्ति हो गया। राइट ऑप्शन नंबर ए इज कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की तरंग स्वभाव की पुष्टि किसने की थी, द वेव नेचर ऑफ लाइट वाज कन्फर्ड बाय, यानी कि यहां पर आप देख रहे हैं कि जब वेव नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की तरंग, प्रकाश की तरंग से मतलब यहां पे होता है यंग मॉडुलस, आपने पढ़ा होगा, यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग मॉडुलस कांस्टेंट। तो यहाँ पर यंग एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्रकाश की तरंग के बारे में बताया था कि प्रकाश की तरंग का जो नेचर होता है किस प्रकार का होता है। नेचर बोले तो स्वभाव, है ना। तो न्यूटन, ये तो बल हो गए, यंग आप जानते ही हैं, आइंस्टीन समीकरण होती है E बराबर mc स्क्वायर, ये आइंस्टीन समीकरण बोलते हैं इसे। फैराडे के नियम नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, इसका यंग बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है बेटे, नेक्स्ट बढ़ते हैं। द वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, यानी कि विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच इकाई, है ना, इकाई आवेश को स्थानांतरित करने के लिए, मान लीजिए ये है, इसको यहां से यहां तक हमने कर दिया, तो इनके अंदर जो कार्य होगा वो क्या होगा। तो कार्य की यहाँ बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, विद्युत विभव होता है। तो यहाँ पर कार्य का मतलब होता है, हमने आपको बताया था कि W बराबर होता है B/Q, यानी कि दो बिंदु आवेश है, इनके अंतर, तो किस पे होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव, ठीक है, ये भी नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स विद्युत बल नहीं बेटा, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग वेयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट वेयर, विद्युत क्षेत्र सबसे मजबूत कहाँ होता है, सबसे ज्यादा मजबूत बेटा कहाँ होगा। मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है, अगर इसमें विद्युत क्षेत्र कर देंगे तो इसका जो मिडिल पॉइंट है सबसे ज्यादा उसकी सतह पर होगा, कहाँ होगा, चालक की सतह पर। तो चालक की सतह से मतलब आप समझ गए होंगे, एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, राइट ऑप्शन यही होगा। एट ए पॉइंट फॉर अवे फ्रॉम द चार्ज नहीं, इन द मिडिल नहीं, एट द मिडिल पॉइंट नो, नो बेटा, राइट आंसर इज एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, यानी चालक की सतह पर सबसे ज्यादा विद्युत क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन देख लेते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू,
दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी दो वस्तुओं के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो हमेशा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है बेटे, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स नहीं, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स नहीं, द सम ऑफ द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, द स्क्वायर, बिल्कुल बेटा यही हो गया स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर। यही ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही मैच है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। द क्वांटिटी ऑफ हीट required to raise the temperature of a substance is directly proportional to, किसी पदार्थ के तापमान को बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा प्रत्यक्ष रूप में किसके अनुपाती होती है? इससे पहले भी हमने बताया था, उसके टेम्परेचर पर और उसके द्रव्यमान पर। ठीक है बेटा, किसपे? द्रव्यमान और टेम्परेचर की बात आ गई तो ऑप्शन देख लेते हैं। द चेंज इन टेम्परेचर, एक ऑप्शन ये सही हो गया बेटा। द मास ऑफ द सबस्टेंस, बिल्कुल सही है। और तो यानी कि ये दोनों ही ऑप्शन सही है बेटा, दोनों में बोथ हैं ए एंड बी, ये राइट आंसर। ठीक है बेटा, अब बात आती है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? सदिश राशि का मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश जिसमें दिशा और वेग दोनों ही होते हैं, यानी कि दिशा व परिमाण अगर दोनों हैं तो वो ऐसी राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। तो सदिश राशि में आप देख लेते हैं स्पीड, स्पीड में कौन सी दिशा होगी? आप बताइए कि अगर इसमें दिशा है, दिशा का मतलब ऐसा तो नहीं इसी दिशा में आपको स्पीड चलानी है, स्पीड है कि इधर ही जाना है केवल और कहीं नहीं जाना, नहीं। डिस्टेंस, दूरी, इसकी भी कोई दिशा नहीं। ठीक है, वेलोसिटी, वेग, बिल्कुल वेलोसिटी, वेग, इसका मतलब होता है सदिश राशि। इनमें दिशा होती है, हमें किस वेग से जाना है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, वेलोसिटी यानी कि वेग। ठीक है बेटे, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमिनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑकर्स व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम। ठीक है बेटा, यानी कि कुल आंतरिक परावर्तन की घटना तब होती है जब प्रकाश यात्रा करता है। कब यात्रा करता है? ए डेंसर मीडियम टू ए रेयर मीडियम, यानी कि सघन से विरल माध्यम। बिल्कुल बात सही है। आंतरिक परावर्तन की घटना कब होगी? परावर्तन की घटना का मतलब होता है सीधा निकल जाना। ठीक है, तो ए रेयर मीडियम टू ए डेंसर मीडियम, चाहे सघन से विरल में, विरल से सघन में। ठीक है, और दूसरा क्या है? ए मीडियम विद हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ए मीडियम विद लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑप्शन नंबर ए ये भी सही है बेटा, सी भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? बोथ ए एंड सी होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा बेटा? ए एंड सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज यूज्ड टू एक्सप्लेन, अधिशेष सिद्धांत का उपयोग किसकी व्याख्या करने के लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, है ना, इंटरफ्रेंस व्यतिकरण की घटना, प्रकाश का व्यतिकरण, है ना, रिफ्लेक्शन अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन। ऑप्शन नंबर ए व्यतिकरण, इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है बेटा, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं यहाँ। आइए नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज, एक तरंग की आवृत्ति क्या होती है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज, एक तरंग की आवृत्ति क्या होती है? द नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स ऑफ द वेव पासिंग ए पॉइंट पर यूनिट टाइम, द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव वेव, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। यानी कि एक तरंग की जो आवृत्ति है बेटा, वो कंप्लीट यानी कि साइकिल यानी चक्रों की संख्या, और वेव पासिंग ए पॉइंट पर यूनिट टाइम, वही फार्मूला बेटा निकल के आ गया, n इक्वल टू 1/t, फार्मूला लगा दीजिए। ये मैं आपको कभी बताया था मैंने, n इक्वल टू 1 टाइम पर यूनिट टाइम से आप समझ गए होंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज पॉइंट
टूवर्ड्स। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा किस दिशा में इंगित करती हैं? निगेटिव चार्ज। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, द सेंटर ऑफ द चार्ज नेगेटिव चार्ज। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा क्या होती हैं? वो नेगेटिव चार्ज को प्रदर्शित करती हैं, नकारात्मक। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं। The temperature at which the kinetic energy of a molecule becomes zero is called. Zero is called. ठीक है, वह तापमान जिस पर अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है उसे क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बिल्कुल, एब्सोल्यूट समतापी, समताप, सामान्य ताप, एब्सोल्यूट है ना। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होगी बेटा? जीरो के बराबर हो जाएगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट। The unit of capacitance is कैपेसिटी। C बोले तो संधारित्र की इकाई क्या होती है? फैराड होती है। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। कूलाम ये आवेश होता है, एम्पियर धारा होती है, वोल्ट भी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स की ऐसा इकाई क्या है? वेबर, टेस्ला, हेनरी, एम्पियर। ठीक है बेटा, तो इसका चुंबकीय फ्लक्स की बात हो रही है, वेबर। इसका राइट आंसर होगा चुंबकीय फ्लक्स वेबर। ठीक है बेटे, ऑप्शन नंबर। आज के लिए टॉप 50 में यहीं तक, और आगे इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए टॉप 50 एमसीक्यूज क्वेश्चंस के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।